दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज फिर एक बार आप लोगों के बीच, आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूं अपने इस प्लेटफॉर्म के लिए, एनआरआई टीवी के प्लेटफॉर्म के लिए आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूं दोस्तों। और अब सवाल ये उठता है कि हम आपके बीच क्या लेकर आए हैं। दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं और आपको मालूम है क्या चल रहा है इस समय। मैं मनमोहन मिश्र अपने इस प्लेटफॉर्म से लाइव आपसे सीधे जुड़ा हुआ हूं और आप अच्छी तरह जानते हैं मेरे दोस्तों कि मैं वो बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा जो गोदी मीडिया या कुछ हद तक राष्ट्रवादी मीडिया या यूं कहें कि सोशल मीडिया से भी छूट जाता है। हम उन चीजों को आप तक लाते हैं, आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं दोस्त, जिस पर कोई बोलना नहीं चाहता। कोई बात नहीं, मैं कह चुका हूं कि ये आपका प्लेटफॉर्म है। आपसे प्रार्थना है, आपसे विनती है कि आप बड़ी तेजी से जुड़ रहे हैं और जुड़े हुए हैं। आपसे अनुरोध है कि इसे अपने अपने टाइमलाइन पे शेयर कर लें और फिर इसे देखते रहें, क्योंकि आपकी टाइमलाइन से गुजरने वाला हर शख्स इसे आगे बढ़ाएगा और शेयर करेगा। आप भी इसे ग्रुप में शेयर करें या जो भी माध्यम आप समझते हैं उस माध्यम से इसे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। अब आते हैं हम मुद्दे पर मेरे दोस्त, कि देश में क्या चल रहा है। एक ऐड आता है कि फोग चल रहा है, तो मेरे दोस्त इस समय देश में फोग चल रहा है, ऐसा ही मान सकते हैं आप। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करते हुए मैं बात को आगे बढ़ाते हैं। आप बड़ी तेजी से जुड़ रहे हैं, आपसे मैं प्रार्थना करूंगा कि इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें। अब बात मुद्दे की। आज मैं आपके सामने 10 पॉइंट रखूंगा और सभी सेलेक्टिव पॉइंट्स होंगे जिस पर हमारी आपकी बातचीत होगी। हम आपकी बात सुनेंगे, आप हमारी बात सुनेंगे, हम अपनी बात कहेंगे, आप समस्याओं के बारे में जो आज चल रहा है। तो शुरू करते हैं अपनी पहली बात से मेरे दोस्त। तो आज की पहली बात क्या है? भारतीय जनता पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह दोनों बदलने जा रहा है। वैसे बड़ा सोच समझ कर यह बात मैं कह रहा हूं मेरे दोस्त, क्योंकि लगता तो आपको भी ऐसा ही होगा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्द अपना नाम और अपना चुनाव चिन्ह दोनों बदलने जा रही है। वैसे भी शायद भारतीय जनता पार्टी बोर हो चुकी है, या यूं कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने इस नाम से बोर हो चुकी है, या जितना इसको माइलेज लेना था इस नाम से वो ले चुकी है। अब उसे इसमें दम नहीं लगता।
इसलिए वो नाम बदलने की के बारे में सोच रही है, कोशिश कर रही है। और वही दिखाई दे रहा है उनके कार्यक्रमों से, क्रियाकलापों से। तो भारतीय जनता पार्टी का नाम आगे बीजेपी से बीबीपी होने वाला है, भारतीय बुलडोजर पार्टी। आगे भारतीय जनता पार्टी भारतीय बुलडोजर पार्टी के नाम से जानी जाएगी। और उसका चुनाव चिन्ह भी अब कमल नहीं रहेगा, उसका चुनाव चिन्ह भी अब बुलडोजर ही होगा। वैसे भी कमल के बहाने जितना कीचड़ फैलाना था भारतीय जनता पार्टी फैला चुकी है। अब इससे ज़्यादा शायद स्कोप नहीं रहा है कीचड़ फैलाने का, कीचड़ उछालने का, कीचड़ के इस्तेमाल करने का। तो शायद इसलिए अब कीचड़ और कमल से बोर हो करके भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव चिन्ह को बुलडोजर बनाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी में भारतीय बुलडोजर पार्टी नाम भी बदल जाएगा, भारतीय बुलडोजर पार्टी, और चुनाव चिन्ह भी होगा भारतीय बुलडोजर पार्टी का चुनाव चिन्ह होगा बुलडोजर। वैसे भी अच्छा ही हुआ, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि मोदी जी और राजऋषि मोदी जी, राजऋषि श्री 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 मोदी जी झूठ, फरेब, मक्कारी और इन सब से बहुत ज़्यादा दिनों तक तो चला नहीं सकते। एक न एक दिन तो पोल खुलना ही है। तो धीरे धीरे लगता है कि अब उन्हें भी लगने लगा है कि वो सारे झूठ चल नहीं पाएंगे, तो थोड़ा पैटर्न बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो आगे वो नाम और चुनाव चिन्ह बहुत जल्द, वैसे भी 8 बजे रात को ही आते हैं नरेंद्र मोदी जी कोई बड़ी बात लेकर के, या हो सकता है मन की बात या किसी भी माध्यम से आपके बीच आएंगे, जब वो डिक्लेयर करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का नाम अब भारतीय बुलडोजर पार्टी हो गया है, यानी बीजेपी अब बन गई है बीबीपी। और चुनाव चिन्ह भी अब उनका बुलडोजर होगा। आपने देखा कि बुलडोजर का किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, बुलडोजर का किस तरह से प्रचार हो रहा है, और यहां तक कि चुनाव प्रचार में भी रैलियों में बुलडोजर खड़े किए जा रहे थे। तो इन्हीं सब बातों से मुझे लगने लगा है, तो मैं आपको एक संभावना के तौर पर ये आपके सामने रखा। और वैसे भी आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी गरीबी पर बुलडोजर नहीं चला पाई, बेरोजगारी पर बुलडोजर नहीं चला पाई, भूखमरी पर भी बुलडोजर नहीं चला पाई। चीन की हिमाकत, यानी चीन हमारे यहां कब्जा करके बैठा है, वो भी अवैध है, लेकिन उस पर बुलडोजर चलाकर तोड़ना चाहिए, उस पर भी बुलडोजर नहीं चला पाई। और जो नहीं बनाया है उस पर कहां बुलडोजर चलाएगी? जैसे स्मार्ट सिटी तो बना ही नहीं है, तो कहां से बुलडोजर चलाएगी? तो इन सब चीजों से मतलब जो देश के लिए, आम आदमी के लिए कुछ करना था, कुछ देना था, झूठ और फरेब और मक्कारी के बल पे जो वादे किए थे वो नहीं पूरा कर पाए। तो अब उन्होंने भी अपना नारा, अपनी पार्टी का नाम और अपना चुनाव चिन्ह सब बदलने के लिए सोच रहे हैं और बदल रहे हैं। तो ये तो आपके सामने जो मैंने पहली बात संभावना रखी कि अब 2 पार्टी रहेगी, एक बीबीपी रहेगी, एक एएपी रहेगी, एक जायज पार्टी और एक नाजायज पार्टी। उसकी जायज पार्टी, आरएसएस की जायज पार्टी बीबीपी हो जाएगी और आरएसएस की नाजायज पार्टी एएपी हो जाएगी। तो इसी दोनों के बीच चुनाव चिन्ह होगा, अमेरिकन डेमोक्रेसी लागू होगी, जिसके बारे में बहुत बार मैं कह चुका हूं। राष्ट्रपति शासन रहेगा, राष्ट्रपति ही सब कुछ रहेगा, नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति बनेंगे, ये मैं बहुत बार बता चुका हूं।
तो उसकी तैयारी चल रही है, इसीलिए ये थोड़े बहुत बदलाव की संभावनाएं दिख रही हैं। अब आते हैं मेरे दोस्त कि आखिर अब दंगों का और बुलडोजर का समन्वय बनाया जाएगा, यह मेरा दूसरा समाचार है, दूसरी बात है, दूसरा पॉइंट्स है कि दंगों का और बुलडोजर का तालमेल बिठाया जाएगा, समन्वय बनाया जाएगा। चुनाव और समस्याओं को ध्यान में रख करके बुलडोजर और दंगों का समन्वय बनाया जाएगा। दंगे वहां होंगे जहां से आवाजें उठने लगेंगी बेरोजगारी की, गरीबी की, महंगाई की, या इन सब तेल की महंगाई, राशन की महंगाई, गैस की महंगाई, सब्जियों की महंगाई, इन सब की महंगाई को दरकिरार करने के लिए और पर्दा डालने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल, समन्वय बनाया जाएगा। बुलडोजर और दंगों का समन्वय बने। दंगे वहीं कराए जाएंगे जहां बुलडोजर चलाना होगा, और जहां बुलडोजर चलाना होगा वहीं दंगे कराए जाएंगे। तो अब यह समझ लेना कि जहां दंगे होंगे, फसाद होंगे, दंगे होंगे, वहां बुलडोजर चलेगा। अब वो सब पे चलेगा ऐसा नहीं है, हिंदू मुसलमान सब पे चलाएंगे, क्योंकि कितने दिन तक अपना चेहरा ढक कर रखेंगे बुरके में, कितने दिन तक छुपे रहेंगे नरेंद्र मोदी? एक न एक दिन तो उनको सामने आना ही पड़ेगा, क्योंकि असली समस्याओं को जब संभाल नहीं पाएंगे तो उनके सामने तो एक ही चीज रह जाएगी कि कैसे उसे छिपाया जाए। तो छिपाने के लिए यही बुलडोजर। तो बुलडोजर अब एक ही समुदाय पर कब तक चलाएंगे? हाँ, यह है कि पूरी कोशिश रहेगी कि मुसलमानों पर ही बुलडोजर चलाया जाए। अब अगर उसमें कुछ हिंदू भी आ जाते हैं तो जौ के साथ घुन भी पिसा जाता है, हो जाएगा। तो आज का मेरा जो व्याख्यान होगा वो बुलडोजर पर निबंध की तरह मान सकते हैं। माने बुलडोजर चालीसा आप कह सकते हैं, बुलडोजर चालीसा। और वैसे भी पूरे देश में बुलडोजर चालीसा ही चल रहा है। एक पक्ष है जो राष्ट्रवादी हैं, देश के प्रति चिंतित हैं, वो बेचारे बुलडोजर के लिए हाय हाय कर रहे हैं। तो एक पक्ष है जो बुलडोजर को लेकर काय कर रहे हैं, वो गोदी मीडिया, जो कह रहे हैं कि नहीं तो ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब कभी जब उनके घरों पर चलेगा तब पता चलेगा, नंबर तो उनका भी आएगा। ऐसा नहीं है कि आज जिन पे बुलडोजर चला है कल दूसरों पर नहीं चलेगा, उन पर भी चलेगा। जो आज काय कर रहे हैं या बुलडोजर की चलने की खुशियां मना रहे हैं। तो ये दूसरी बात थी। बुलडोजर और दंगों में तालमेल बिठाया जाएगा। आगे दंगे वहीं होंगे जहां बुलडोजर चलाने होंगे, जहां बुलडोजर चलाने होंगे वहां पहले दंगे कराए जाएंगे। यानी दंगे और बुलडोजर का तालमेल बिठाया जाएगा। और इसमें यह ध्यान रखा जाएगा कि चुनाव वगैरह और दूसरी चीजें भी समाहित हो सकें। तो ये हमारे विकास की अगली कड़ी, मतलब उसे क्या कहते हैं, अमृत काल का अगला अमृत, ऐसे कह सकते हैं। तो अमृत काल का अगला अध्याय शुरू हो रहा है। तो इसमें आप लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। और यह मान के चलिए कि जहां बुलडोजर चलेगा, चलना होगा, कहीं नोटिस वोटिस आ जाए, बुलडोजर वगैरह की बात चलने लगे, तो आप समझ लेना कि यहां दंगे होंगे। और अगर दंगे हो जाएं तब आप एकदम से मान के चलना कि वहां बुलडोजर चलना ही चलना है, संभल के रहना। अब संभल के क्या रहोगे? संभल के क्या रहोगे? एक तीसरी बात कह रहे हैं, संभल के क्या रहोगे? सुप्रीम कोर्ट की भी तो ये सुनते नहीं। सुप्रीम कोर्ट आदेश दे के बैठा है और बुलडोजर चल रहा है। जब तक सुप्रीम कोर्ट आदेश देने के बाद भी पता नहीं कितनों को रौंद डाला मोदी के बुलडोजर ने। तो सुप्रीम कोर्ट भी बुलडोजर नहीं रोक पाएगा। और सुप्रीम कोर्ट कर भी क्या पाएगा बेचारा, उसको भी तो संसद में जाना है, राज्यसभा में जाना है, वो कहां से क्या करेंगे? भी चाहते तो जैसे ही आदेश दिए वैसे ही तुरंत का तुरंत
सबके पास मेयर को या जिन अधिकारी जो लगे हुए थे तोड़फोड़ में, उनके पास भेज सकती थी सुप्रीम कोर्ट, लेकिन वो उसका काम नहीं है। वो तो बस, मैं कुल मिला के ये कहना चाहता हूं कि भाई वो भी तो उसी पक्ष में है। जब देश के सारे इंस्टीट्यूशन बिक गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट बेचारा कहां से बचा रहेगा, और उसको भी तो संसद में जाना है। वो भी तो उम्मीद कर रहे होंगे कि हम भी रिटायर होंगे और फिर हम संसद में जाएंगे, हमको भी राज्यसभा में जगह मिल जाएगी। तो वहां से भी कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखिए। आज वैसे रुक गया, बुलडोजर चलना सुप्रीम कोर्ट के आदेश से रुक गया, जब फिर से कुछ लोगों को फिर से सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा कि भैया अरे रे रे रे, आप तो आदेश दे दिए, वहां तोड़ रहे हैं। तो जब वो नहीं मान रहे हैं तो फिर से सुप्रीम कोर्ट को एक नया खैर ये चलता रहेगा। तो मेरे कहने का अर्थ ही है मेरे दोस्त कि दंगे और बुलडोजर का तालमेल अब आगे और देखने को मिलेगा। और ये मान के चलिए, मैंने कहा कि सावधान रहिए, जब दंगे कहीं हो जाएं तो बुलडोजर का इंतजार करना, बहुत जल्द बुलडोजर आने वाला, ये मान के चलना कि अब आने वाला है। अब हिंदू मुसलमान अपना देख लेना। वैसे बुलडोजर ज़्यादातर मुसलमानों पर ही चलेगा, क्योंकि वो उसको एक और रंग देना चाहते हैं। तो बुलडोजर पर जो भी चलाएंगे वो भी मुसलमानों पर ही ज़्यादा चलाएंगे, लेकिन उसमें हिंदुओं पर भी चलेगा, ऐसी बात नहीं है, कुछ हिंदुओं पर भी चला देंगे। सबको सावधान रहने की ज़रूरत है। यहाँ हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, क्योंकि अब बुलडोजर क्यों चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये बात 3 बात में ये बात तो बता दी कि बुलडोजर चलेगा, दंगों से तालमेल बिठाया जाएगा, लेकिन ये बुलडोजर चल क्यों रहा है। आप भी ये सोच रहे होंगे कि ये बुलडोजर क्यों चला रहे हैं। क्या दंगे के नाते बुलडोजर चलाए? नहीं, बुलडोजर के नाते दंगे करवाए और दंगे करवा के बुलडोजर चलवाए। ये आप मत सोचिए कि दंगे हुए इसके लिए बुलडोजर चल रहा है। आपको ऐसे सोचना चाहिए कि बुलडोजर चलवाना था, इसके लिए दंगे करवाए। तो आपके मन में सवाल उठेगा, आप पूछ सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि फिर तो दंगे क्यों करवाए और बुलडोजर क्यों चलवाए। अरे भाई, आपको सबसे पहले मेरे दोस्त ये समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि अब जो है पूरा मॉल्स, मैंने कल आपको बताया था कि जब एयरपोर्ट खरीद रहे हैं, पोर्ट खरीद रहे हैं, रेलवे खरीद रहे हैं, मॉल्स खरीद रहे हैं, तो अगर ये रेहड़ी पटरी वाले कपड़े बेचेंगे, साबुन तेल बेचेंगे, दुकानें करके बैठेंगे, तो अडानी का कैसे बिकेगा। आप समझने की कोशिश कीजिए। तो ये जो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, ये इनकी ज़रूरत है, क्योंकि साफ सुथरा करके वो अडानी को देना चाहते हैं। आपको ये एकदम से क्लियर हो जाना चाहिए, माइंडसेट एकदम क्लियर कर लीजिए, उसमें कोई शंका मत रहिए कि आगे अडानी ही पैदा करेंगे और अडानी ही बेचेंगे। चाहे मूली, गाजर, धनिया हो, या बिस्किट, या ट्रैक्टर, माने हवाई जहाज से लेकर के सुई तक, और गेहूं से लेकर के, चावल से लेकर के, धनिया मिर्चा तक, सब कुछ पैदा भी अडानी अंबानी करेंगे, अपनी दुकानों में बेचेंगे भी, बनाएंगे भी, चाहे वो बनाएं या चीन से मंगा लें, बनाएंगे भी और बेचेंगे भी वही। तो उनको दुकानें चाहिए, उनके मॉल्स में बिकने चाहिए, और उनके मॉल्स में बिकने और उनके मॉल्स चलाने में बाधक कौन है। ये रोहिड़ी पट्टी वाले जो अपना परिवार किसी तरह चलाते हैं, रेहड़ी और लगाते हैं, छोटी छोटी दुकानें करते हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, चाहे वैद्य हैं, वो अलग बात है। अब ये बाधा है उनकी दुकानों के लिए, मॉल्स के लिए, अडानी अंबानी के लिए। तो अब आप समझ गए होंगे मैं जो कहना चाहता हूं कि
खाली करके पूरी जमीनें और पूरा बाजार, पूरा दुकान सब तोड़ ताड़ करके खाली करके अडानी अंबानी को सौंपने के लिए ये बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। आप समझ गए होंगे मेरे कहने का अर्थ ये है कि बुलडोजर चलाने के लिए दंगे करवाए जाएंगे, दंगे करवा के बुलडोजर चलाए जाएंगे, और दंगे इसलिए करवाएंगे, बुलडोजर इसलिए चलवाएंगे क्योंकि अब उन जमीनों की जरूरत जहां आप रेहड़ी पटरी या लगाते हैं, जहां आप कपड़े की दुकान करते हैं, जहां आप किराने की दुकान किए हुए हैं, जहां आप छोटे मोटे व्यापार करते हैं, पान की, मतलब उन सब की जरूरत जो है अब अडानी अंबानी को है। अब आपकी जरूरत उनको नहीं है। आप समझ गए होंगे। और ये साइमल्टेनियसली है, अभी ये ऐसा होगा, ये हर जगह होगा भी। जहांगीरपुरी के बाद आप भूल मत जाना, बहुत जल्द कहीं ना कहीं होने वाला है, तैयार रहना उसके लिए। कहीं ना कहीं दिल्ली में ही, मुंबई में ही, और कहीं ना कहीं और बहाना, आप, मैंने कहा कि शिवलिंग पर चढ़े बिच्छू हैं, ये बहाना ये हमेशा धर्म का ही लेंगे। आपने सुना होगा वहां राज ठाकरे भी कह रहे हैं कि वो अब हर मंदिरों में आरती करवाएंगे, पता नहीं क्या क्या वो ये सब चल रहा है, बहाना यही लेंगे। तो मेरे दोस्त, दंगे और बुलडोजर में तालमेल बिठाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी आगे सरकार चलाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय बुलडोजर पार्टी आगे सरकार चलाने के लिए अपने चुनाव चिन्ह बुलडोजर का ज्यादातर इस्तेमाल करेगी। आपको सावधान रहने की जरूरत है। रहे ना रहे वो आपकी मर्जी, मैं आपको सावधान हमेशा करता हूं, अभी भी कर रहा हूं। मेरे पीछे देख रहे होंगे जहांगीरपुरी का टूटा हुआ मलबा और बुलडोजर दोनों, तो इसके लिए तैयार रहना है। दूसरी बात, मैंने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कोई मायने है नहीं। सुप्रीम कोर्ट का आज तो फिर मान भी लिए, वैसे तो मुझे उम्मीद थी कि ये सुप्रीम कोर्ट आदेश भी दे देगा और वो लगा, क्या बोलते हैं, मेयर वगैरह को सारे डायरेक्ट लेटर, सुप्रीम कोर्ट का अपना आदेश अपने लेटर पैड पे भी भेज देगा, तब भी ये तोड़ेंगे। चलो आज मान लिए, इससे आप क्या कहते हैं कि आप निश्चिंत मत हो जाना कि सुप्रीम कोर्ट जब भी बीच में दखल देगा तब आप बच जाओगे। ना तो दंगे रुकेंगे, ना तो बुलडोजर रुकेगा, क्योंकि अडानी अंबानी को अब रेहड़ी पटरी की जरूरत है। उस पर कुछ एकदम साफ सुथरा क्लीन होना चाहिए, क्योंकि लोग मॉल्स में जा सकें, उनकी दुकानों में खरीदने के लिए जा सकें, मजबूरी में जाएं चाहे वैसे जाएं। बाकी जो नहीं जा सकेंगे उनको तो मरने के लिए छोड़ ही दिया है। 80 लाख लोगों को, 80 करोड़ लोगों को नरेंद्र मोदी वैसे 5 किलो अनाज भीख दे ही रहे हैं, तो जब तक देंगे तब तक खाओ, नहीं तो आत्महत्या कर लेना। वैसे भी मरने से आप कहाँ डरते हैं यार, और मरने से आप पर क्या असर पड़ने वाला है। आप कोरोना में मर गए, कुत्ते की मौत, कुत्ते की मौत, बिल्कुल सही कह रहा हूं, हाफ हाफ करके, कुत्ते जैसे हाँफते हैं ना, रोड पर देखा है ना, हाँफते हैं, तो हाफ हाफ करके आप मर गए ऑक्सीजन के बगैर। ये तो माने भी नहीं कि आप ऑक्सीजन के बगैर मरे हो, पता नहीं कैसे मर गए, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। कोरोना से मर गए, वो भी मानने के लिए तैयार नहीं, कोरोना से ही आप कहां मरे, पता नहीं कैसे मर गए। तो खैर, जब अपन अपनी मौत को ही झेल लिया आपने, और मौत को झेलने के बाद फिर से उनको वोट किया और उनको सत्ता दे रहे हैं, तो उनको तो पता है कि आप उनको छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं हैं। वो आपको मार दें, आपको नंगा कर दें, आप पर बुलडोजर चला दें, जो भी करना है कर दें। आप आएगा तो मोदी ही, आप तो करने वाले हो, तो फिर मोदी को चिंता करने की क्या जरूरत है, बोलो। वो पूरी तरह से निश्चिंत हैं। वो आपकी किडनी निकाल लेंगे, बेच लेंगे, आपके कपड़े उतार कर बेच लेंगे, आपके पास जो भी है आज वो भी निकाल के बेच लेंगे, तब भी आप मोदी मोदी ही कहोगे, तब भी आप उनको वोट दोगे ही। तो वो अपनी तरफ से निश्चिंत हैं कि उनको कोई खतरा नहीं है। हाँ, आपको डराते रहेंगे कि भाई आपको खतरा है मुसलमानों का या पता नहीं क्या क्या।
और वो डराकर आपको डराते रहेंगे, लेकिन स्टाइल ऑफ वर्क कुछ और रहेगा जो देख रहे हैं आप। तो मैंने जो आपको बताया, 2-3 बातें आप क्लियर कर चुके होंगे कि अब भारतीय जनता पार्टी बुलडोजर पार्टी बन चुकी है, उसका चुनाव चिन्ह भी बुलडोजर होगा। दूसरी बात बता दी कि अब अडानी अंबानी को के मॉल्स में बाधाएं आ रही हैं, वो बेचने में उनको दिक्कत आ रही है, अपनी दुकानें चलाने में। वो आपकी दुकानें उजाड़ देंगे, आपके घर उजाड़ देंगे, अवैध निर्माण के नाम पे या किसी भी नाम पे। तो अब आपको उजाड़ने के लिए उन्हें बहाना चाहिए। तो बहाना कैसे ढूंढेंगे? पहले दंगे करवाएंगे, जब दंगे हो जाएंगे तो उसी के बहाने से बुलडोजर चलवाएंगे। मैंने अब ये क्लियर हो गया कि बुलडोजर भारतीय बुलडोजर पार्टी, बुलडोजर मतलब ये नया संगठन, आप नया तालमेल आप कह सकते हैं। वैसे भी उनके पास और भी तो है ही है, चुनाव आयोग है, ईडी है, सीबीआई है, सब तो है ही हैं, और तरीकों से निपटने के लिए, बाकी इस तरीके से निपटने के लिए। तो दंगे क्यों करवाएंगे वो आप कारण समझ गए होंगे। दंगे इसलिए करवाएंगे क्योंकि वो जमीनें उन्हें खाली चाहिए। अब ये मान के मत बैठ जाना कि वो जहांगीरपुरी हुआ दूसरी पुरी में नहीं होगा, दिल्ली के हर कोने में होगा, पूरे भारत के हर कोने में इस तरह के बुलडोजर चलाए जाएंगे। तैयार रहिए, बुलडोजर अपने ऊपर चढ़वाने के लिए तैयार रहिए। पहले दंगे करवाए जाएंगे, फिर बुलडोजर चढ़ाए जाएंगे, ठीक है? तो इसके लिए तैयार रहना है, खुशी खुशी। और वैसे भी आप खुशी खुशी तैयार रहते ही हैं यार। मैंने कहा ना कि अब अगर कुत्ते की तरह मर गए, उन्होंने मानने के लिए भी तैयार नहीं हुए, फिर भी आपने वोट दिया। आप किसानों को दिल्ली के बॉर्डर पे बिठा करके 13 महीना बिठा के रखा और 700 किसान मर गए, फिर भी सब लोगों ने वोट तो दिया ही ना मोदी को। आपको चाहिए तो मोदी ही हर हाल में। तो वोट के लिए तो अब वो राजनीति कर नहीं रहे हैं, अब तो अडानी अंबानी के लिए राजनीति कर रहे हैं। वोट तो आपका फिक्स हो चुका है। आप तो वोट चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब आपको नंगा कर दें या आपको बुलडोजर के नीचे कुचल दें, आपकी आत्मा भी आकर के वोट देगी। आप गलती से अगर आप भी बुलडोजर के नीचे कुचल जाएंगे और मर जाएंगे, मर गए ना, मतलब वही तो बोल रहा हूं कि कोरोना में मर गए ना, कुत्ते की मौत, कफन भी नसीब नहीं हुआ, पानी में फेंक दिए गए, कुत्ते खाए, नहीं तो बालू में गाड़ दिया गया, वो भी उसका ऊपर चादर उधर था वो भी उठा लिए। कहने का मतलब ये चीजें आपके साथ होती रहेंगी, उसके लिए आपको तैयार रहना है। नहीं तैयार रहेंगे तो उभे होंगे। तैयार रहना है रह रही है, नहीं रहना है नहीं रहिए। और सबसे बड़ी बात कि जब उनको कॉन्फिडेंस हो गया कि अब हम इनको मार डालेंगे, इनका जो भी करें, अब ये खाने बगैर मर जाएं, बेरोजगारी से मर जाएं, भूखमरी से मर जाएं, गरीबी से मर जाएं, महंगाई से मर जाएं, चाहे जैसे भी मर जाएं, फिर भी मर जाएंगे तो भी आएंगे वोट देने के लिए। वोट तो मोदी को ही मिलेगा, आएगा तो मोदी ही। अब मोदी कंफर्म है। जब मोदी कंफर्म हो गए तो फिर आपके बारे में क्यों सोचें। तो ऐसे मिरेकल्स जो हो रहे हैं, मतलब विकास, ऐसे भी मिरेकल्स नहीं कहेंगे, ऐसे विकास जो हो रहे हैं, बुलडोजर विकास, ये बुलडोजर विकास है अडानी अंबानी के लिए। तो ये चलता रहेगा, इसके लिए आपको तैयार रहो ना रहो आपकी मर्जी। अब आपको 5वें पॉइंट पर ले चलते हैं। रूस और यूक्रेन की तर्ज पर भारत चीन के बीच युद्ध हो सकता है। चलिए, मेरा सवाल भी है और ये कह सकते हैं कि हम आपसे इस बारे में जानना चाहते हैं या आपको बताना चाहते हैं। वैसे भी आप समझ सकते हैं कि अगर चीन जो है भारत में गांव बसा सकता है, चीन भारत की ज़मीन पर कब्जा कर सकता है, और मोदी जी चीन शब्द से ही नफरत करते हैं। वो मोदी चीनी भाई भाई, लेकिन वो चीन बोलते नहीं है, शब्द से, सिर्फ शब्द से, मुंह से बोलने में नफरत करते हैं, अंदर से दिल मिला हुआ है। आपको तो पता है, मोदी जी ने बताया था बहुत पहले कि उनका बहुत पुराना नाता है चीन से, तो आप समझ सकते हैं। तो आगे चीन जिस हिमाकत से आगे बढ़ रहा है, अब मैंने पहले ही कह दिया कि उस पर तो बुलडोजर चलाएंगे नहीं, क्योंकि मोदी चीनी भाई भाई।
तो उस पर बुलडोजर नहीं चलाएंगे तो होगा क्या कि चीन एक दिन सोचेगा कि यार जब थोड़ा सा गांव कब्जा कर लिया, मोदी नहीं बोले, अब दोस्ती निभा रहे हैं, हमको दे रहे हैं भारत को, तो हम धीरे धीरे इतना कब्जा कर रहे हैं, पुल बना रहे हैं, गांव बसा रहे हैं, टावर लगा रहे हैं, सब कुछ कब्जा कर ही रहे हैं, तो क्यों न पूरा भारत ही कब्जा कर लिया जाए, एक बाजार मिल जाएगा बहुत बड़ा। भारत तो वैसे भी लुटने पिटने और के लिए हमेशा ही तैयार रहता है। तो भारत जब लुटने पिटने के लिए तैयार रहता है, जब भारत में लुटेरे राज करके चले गए, भारत में मुगल राज करके चले गए, भारत में कहा ना कि वो क्या बोलते हैं समुद्री लुटेरे राज करके चले गए, डच फ्रांसीसी पता नहीं क्या क्या, वो रोड के लफंगे राज करके भारत में आए और भारत को अपनी मुट्ठी में रखा, भारत को गुलाम बना कर रखा 200-250 साल तक। तो हम तो इतने बड़े बहादुर हैं कि हमको तो कोई भी आए और कर सकता है, फिर चीन क्यों नहीं कर सकता? चीन भी सोच सकता है कि ऐसे ये तो ऐसे ही हैं, इनको आराम से कब्जे में लिया जा सकता है, इन पर राज किया जा सकता है। तो चलो बाजार है, जिस बाजार के भरोसे आज चीन की जीडीपी चल रही है, आपको पता होना चाहिए कि एक भारी भरकम जीडीपी भारत से चीन को मिलती है। कहने का मतलब उसका अपना देश आपकी कमाई से चल रहा है, तो भारत को क्यों छोड़ेगा, कब्जा कर लेगा। अब कब्जा कर लेगा तो मोदी बोलेंगे नहीं, वहां तो जब बुलडोजर नहीं चलाने गए, जब भारत पे कब्जा कर लिया, गांव बसा लिया, बुलडोजर नहीं चलाने गए, तो आगे भी छोड़ देंगे कि जाने दो यार कोई बात नहीं, अब भाई है अपना। एक ये बात आप तक पहुंचानी थी। तो ये 5वीं बात थी। 6ठी बात करते हैं कि भारत के बांग्लादेश बनने में अभी कितना समय बाकी है। भाई आप भी पढ़े लिखे हो, समझदार हो, अगर आप मोदी कर सकते हो, मोदी को जानते हो, समझते हो, तो ये भी समझते होगे कि कर्ज 3 गुना बढ़ गया है। 139 लाख करोड़ का कर्ज हो चुका है भारत पर, शायद 30-40 लाख कुछ ऐसे ही था। अभी 4×3=12, 4×4=16, 4 गुना होने वाला, 3.5 गुना हो चुका है। 139 लाख करोड़ कर्ज हो चुका है भारत पे। तो कर्ज भी चकाचक हो रहा है, मतलब तेजी से। तो और यही कारण था श्रीलंका की जो हालत है आज, उसके लिए यही एक कारण था कि कर्ज में डूब गया, इसके लिए हो गया। और ऐसे ही ऊटपुटांग मोदी जी जैसे डिसीजन लिए गए, तो वो तो अब खैर वहाँ का राष्ट्रपति तो अब मान लिया है, सार्वजनिक रूप से मान लिया कि हमने गलती की, हमने गलत डिसीजन लिए। वैसे मोदी जी मानेंगे नहीं, पूरा देश भी मर जाएगा तो भी नहीं मानेंगे। आप मर जाओ, आपकी कौन मोहब्बत है यार, आप मर जाओगे दूसरे पैदा हो जाएंगे, नहीं तो भाई चीनी तो हैं, भाई भाई तो हैं, आपकी क्या ज़रूरत है। और अडानी अंबानी जिंदा है तब तक उनको क्या ज़रूरत है। अब ये हाय तौबा मचाने वाले बीच में जो भगवा पहन करके पैदा करो कर रहे हैं, अभी इन पर भी ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, ये सब ध्यान बटाने के लिए होते हैं। अब ये भगवा पहन करके रंडवे घूम रहे हैं, आप समझ सकते हो, इनमें पैदा करने की हिम्मत होती तो करते ना, आपको क्यों ललकार रहे हैं। वही खीसा है ना, अपने तो बिल में घुसे हुए हैं, छुपे हुए हैं, तलवार मतलब सुई नहीं उठा सकते, आपको कहते हैं तलवार लेके लड़ो। अपने तो भगवा पहनकर खाली बलात्कार पर ध्यान है उनका, और आपसे कह रहे हैं बच्चे पैदा करो। अबे तेरे कहने पे मैं बच्चे पैदा कर लूंगा तो खिलाएगा कौन? तेरा बाप तो वैसे ही देश लूट लिया, बेरोजगार कर दिया, देश की ऐसी तैसी कर रखी है, गरीब बना रखा है, खाने के लिए दाने नहीं है, 5 किलो भीख मिल रहा है उसी से खा रहे हैं। भी और पैदा कर लेंगे तो खिलाएगा कौन? पूछो इनको, ये भगवा वालों से जो आपको ललकार रहे हैं कि बच्चे पैदा करो। अबे बच्चे पैदा कर लेंगे तो खिलाएंगे क्या? पूछो उनसे। खैर आप नहीं पूछोगे, पैदा कर लो, इनसे तो कुछ होने वाला नहीं है। ये तो भागे हुए हैं अपनी बीवियों को छोड़कर, या तो फिर रंडवे हैं, शादी नहीं हुई, या तो शादी हुई तो अपनी बीवी को छोड़ के भाग गए। ऐसे ही भगोड़े हैं सब। अब ऐसे भगोड़े आपको ललकार रहे हैं कि बच्चे पैदा करो। बच्चे कहां से पैदा करेंगे?
खिलाएगा कौन? तो इनसे पूछो यार, जब ये भगवा वाले बोले ना कि बच्चे पैदा करो, और ऊपर से ये नहीं 4, 1 2 नहीं 4 बोलते हैं, 4 पैदा कर लो। कहां पैदा करूं, कैसे पैदा करूं, किससे पैदा करूं भाई? खाने के लिए मतलब क्या कहते हैं, पेट में अनाज नहीं है, बच्चे कहां से आएंगे, पैदा कहां से होंगे? भूखे मर रहा है देश, आपकी भीख से तो हमारी रोटी चल रही है। अब वो बेचारे जिनकी रोटी 5 किलो अनाज से चल रही है, 80 करोड़ लोग, वो बच्चे कैसे पैदा करेंगे? आप ही बताओ ना। भूखे पेट मैं तो नहीं समझता, वैसे मैं पारिवारिक आदमी हूं। ये बीबी छोड़कर भगोड़े और ये रंडवे भंडवे जैसा मैं क्या कहते हैं, भगवादारी नहीं हूं, ऐसा संत नहीं हूं। मैं प्योर संत हूं, गृहस्थ संत हूं। इसके लिए तो मुझे तो पता है ना कि जब पेट में दाना नहीं है, भूख लगी है, खाने बगैर मर रहे हैं, तो बच्चे कहां से पैदा होंगे? ये आए कभी आपके यहाँ धर्म संसद करें? वैसे तो ये जो ये रंडवे बड़वे हैं, हमको तो बुलाते ही नहीं, हमारे जैसे को तो बुलाते नहीं। बुलाएं तो हम उसी में पूछें इनके सामने कि भाई कहाँ से पैदा करूं भूख? अभी भूख लगी है खाने के लिए है नहीं, कहाँ से कैसे पैदा होगा? है? और तू खुद भगोड़ा है, भाग गया छोड़ करके, भगवा पहन के घूम रहा है, बीबी छोड़ के भाग गया, दूसरे को पैदा करने के लिए बोल रहा है, तुझसे नहीं होता तो दूसरे से करवा रहा है। चलिए, तो मजाक की बात भी है, कमेंट भी है, और बड़ा सीरियस। इस बात को ऐसे हंसी में मत लीजिए, मैं तो हंस रहा हूं कहते समय, क्योंकि ये ऐसे ही कर रहे हैं। इनकी बातों पर बस हंसा जा सकता है और कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसको कहें, किससे कहें आप बताओ? भाई जिनके घरों में मौत हुई, जिनके अपने कोरोना में मर गए, वो भी भारतीय क्या बोलते हैं, मोदी मोदी का नारा लगाते हैं। किससे जाके कहूं बताओ? किसको समझाऊं कि अरे यार ये देश बेच रहा है, ये देश लूट रहा है, ये देश मार रहा है? किसको समझाऊं बताओ? ये नहीं समझ रहे हैं तो हम भी मजा लेते हैं, आप भी मजे लो, हर चीज का मजा लो, आनंद लो, मरने का भी आनंद लो। पूरे देश को मोदी यही कह रहे हैं कि 5 किलो अनाज खा के 4 बच्चे पैदा करो, 2 अपने लिए रखो, 2 हमारे लिए दे दो। अबे तू अपने घर में तो पैदा नहीं कर सका, हमसे बच्चे पैदा करवा रहा है, तू क्यों भाग गया? इतना ही तुझे आग लगी थी तो कर लेता है? और ये करवा किससे रहे हैं? इनसे तो कुछ हो नहीं रहा है, और नहीं, शायद इनसे नहीं होता, इसीलिए दामाद मुसलमान ढूंढ के लाते हैं कि चलो वो कम से कम पैदा करेंगे। आपको पता ही होगा कि सबसे ज्यादा दामाद किसके हैं, किसके ज्यादा दामाद हैं? मुसलमान। आप जानते होंगे, क्या कहूं, कहने की क्या जरूरत है, आप खुद समझदार हैं, तो समझ लीजिए और दूसरों तक को भी पहुंचा दीजिएगा, वो भी समझ जाएगा। वैसे समझाने के लिए अब कुछ रहा नहीं। तो अब बात मैं कर रहा था कि रूस अगर हमला कर दिया, सॉरी माफ कीजिएगा, रूस की तर्ज, रूस और यूक्रेन में जो चल रहा है वही परिस्थिति हमारे भारत की है। भारत अमेरिका के साथ खड़ा है, अमेरिका को नमस्ते ट्रंप बनाने के चक्कर में अमेरिका से भी दुश्मनी हो गई। माने अब भारत कहीं का किसी का दोस्त नहीं है, भारत का अब दुनिया में कोई दोस्त नहीं है। अब मान के चलिए तो जब चाहेगा चीन ठोकना शुरू करेगा, लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, तो ठीक है, आप भी मारोगे, कितना मारोगे पता चल जाएगा। गुलामी की तैयारी करके रखो। तो एक सवाल था कि यूक्रेन की तरह चाइना कब भारत पे हमला करेगा? दूसरा मेरा सवाल था कि बांग्लादेश कब बनने जा रहा है भारत, और अभी कितना समय बाकी है? मैंने कर्ज के बारे में बताया, 139 लाख करोड़ तक ये पहुंच चुके हैं, देश के सारे इंस्टीट्यूशन बेच चुके हैं। अब बेचने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। आपकी किडनी और आपका किडनी, आपका लीवर, आपका हार्ट, आपका ब्रेन, और जो भी है आपके पास, दाढ़ी मूछ जो भी है, सब बेच लेंगे।
तो बेचने के लिए जब कुछ नहीं बचा है तो आपको बेचेंगे, आपके शरीर को बेचेंगे। जब 139 करोड़ सब बेच बेच के ये कर्ज कर डाले, बेच रहे थे तब भी ये कर्ज कर रहे थे, आश्चर्य नहीं लगता आपको? ये देश बेच भी रहे थे और कर्ज भी कर रहे थे। अब आपसे अगर कहूं कि आप पता करिए, पूछिए कि बेच क्यों रहे थे और कर्ज क्यों ले रहे थे? जब बेच रहे थे तो कर्ज क्यों ले रहे थे? जब कर्ज ले रहे थे तो बेच क्यों रहे हैं? खैर, ये भी एक, जो बेच रहे हैं ना, वो भी एक तैयारी है, मतलब अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए, कुछ चोरों को फायदा पहुंचाने के लिए वो कर रहे हैं। तो अभी बुलडोजर कांड जो चल रहा है वो उसी का हिस्सा है। दूसरे और मुद्दों पर आते हैं मेरे दोस्त, मतलब मैं तो आपको हल्का फुल्का करने के लिए आया हूं, बहुत बड़ी गंभीर बातें नहीं करूंगा, हल्के फुल्के की बातें आपसे करूंगा। लेकिन जब आप गहराई से मेरी बात सुनेंगे, समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि भारत कहां खड़ा है, भारत के हालात क्या हैं। मेरे दोस्त, आप मौत के कगार पे खड़े हो, गुलामी के कगार पे खड़े हो। हंस लो जितना देर तक, हम भी आपके साथ हंस रहे हैं, हल्के फुल्के में बात कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, एक और चीज मैंने जो नोटिस किया कि अब ये बड़ी तेजी से, जैसे कहते हैं कि हनुमान चालीसा करवाएंगे, अच्छी बात है, मंदिर में पूजा आरती होती रहेगी, जब जब ये इनका क्या कहते हैं नमाज वमाज होता है ना, वो उनका होगा, अजान वगैरह होगा, तब ये वो भी करेंगे, करना चाहिए, अच्छी बात है। इससे हिंदू कम से कम इसी तरीके से एक हो जाए। क्रिश्चियन नियम से अपने गिरजाघर में जाते हैं, यानी चर्च में क्रिश्चियन नियम से जाते हैं, और मस्जिद में मुसलमान भी नियम से जाते हैं। लेकिन हिंदू का कोई नियम नहीं है, मूड में आए तो जाएगा, नहीं आए तो नहीं जाएगा, पी के उलट जाएगा। और यही नहीं, जब उसे लगेगा कि हम किसी मुसीबत में हैं तब जाएगा मंदिर में, उसके पहले तो जाता ही नहीं है। जब मुसीबत में पड़ेगा तब मंदिर में जाएगा। और अब इस कोरोना की मुसीबत में तो मंदिर, भगवान के भी ताले मोदी ने बंद कर दिए। क्यों बंद कर दिए? मरना है तुमको, मंदिर में भी नहीं जाना है, वहां भी भगवान से भी नहीं प्रार्थना करनी है। चुगलखोरी करोगे जाओ कि हम जाकर के हमारी, कि नरेंद्र मोदी ताली बजवा रहे हैं, थाली बजवा रहे हैं, भगवान से कंप्लेन करोगे, फिर पता नहीं भगवान क्या करेंगे। तो हम मंदिर में भी आपको नहीं जाने देंगे, तो मंदिर के ताले बंद करवा दिए। तो इसी तरह से कहने का अर्थ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मंदिर में अगर इसी बहाने एकाग्रता होती है और हिंदू एक साथ इकट्ठा होते हैं तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक सवाल और उठता है मेरे दोस्त, मैं कल भी इस बात को उठाया था कि एक समाज है जिनकी कम से कम 20 करोड़ से भी ज्यादा, 20% से भी ज्यादा, हिंदुओं में 20% वो समाज से जुड़े हुए हैं, जिन्हें आप जानते हैं, आज नाम से कह रहा हूं, आर्य समाजी। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा कि ये बेचारे आर्य समाजी क्या करेंगे। ये तो मंदिरों से नफरत करते हैं, मूर्ति को देखना नहीं चाहते, मूर्ति को झूठ बताते हैं, पूजा को झूठ बताते हैं, पूजा का खंडन करते हैं और भगवान का खंडन करते हैं, कहते हैं भगवान तो है ही नहीं, होता ही नहीं है, वगैरह वगैरह। ये आर्य समाजी। तो आर्य समाजी आगे क्या करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं एक किताब पढ़ी थी और तब से ही मैं सशंकित हूँ, शायद हो सकता है कि वो किताब की बातें मुझे समझ में ना आई हो। उस किताब का नाम था सत्यार्थ प्रकाश, ऐसे कुछ नाम था,
अब याद नहीं है, उस हो सकता है गलती करे नाम में, तो उसको गलत मत समझिएगा। तो उस किताब में पढ़ा था तो उसमें मूर्तियों का विरोध किया गया था और आडंबर का विरोध किया गया था और पूजा का और इन सब चीज़ों का, भगवान नहीं होते मंदिर में, ये वो दुनिया भर की। लेकिन जो मूल बात ये थी कि वो आर्य समाजी मूर्ति पूजक नहीं होते, मंदिर में नहीं जाना चाहते या उनको आडंबर कहते हैं, झूठ कहते हैं, ये मेरा उनका कंसेंट है। तो जब हिंदुओं का एक बहुत बड़ा समाज जिसे आर्य समाज कहते हैं, तो वो बेचारे क्या करेंगे? अब वो बड़े धर्म संकट में पड़ेंगे। बजरंगबली की आरती करेंगे कि नहीं करेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, मंदिरों में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, उनके लिए थोड़ी समस्या है। वैसे उनको नास्तिक नहीं कहा जाता, वो क्योंकि हमारे ऋषि थे एक दयानंद सरस्वती करके, उनके द्वारा ये आर्य समाज की स्थापना हुई थी। और वो आडंबरों से हो सकता है वो परिस्थितिवश उस समय जो लिखे होंगे वो सही रहा होगा, आज भी लिखे हैं तो सही रहा होगा, लेकिन ये धर्म संकट तो आएगा कि वो क्या करेंगे, आर्य समाजी क्या करेंगे। ये बहुत बड़ा सवाल है। हम हिंदू अपने हिंदू भाइयों से भी पूछना चाहते हैं कि आर्य समाज की सोच जो है अब इस परिस्थिति में क्या करेगी, जब हिंदू खतरे में है और हिंदू राष्ट्र घोषित होने जा रहा है और हिंदू खतरे में है, अमृत काल चल रहा है। तो जब अगर आर्य समाजी मंदिर नहीं जाएंगे, पूजा नहीं करेंगे, भगवान श्री कृष्ण को नहीं मानेंगे, भगवान श्री राम को नहीं मानेंगे, तो जब नहीं मानेंगे तो ये समस्या तो खड़ी होगी। खैर वो हिंदू आपस में समझ लेंगे। और मैं तो समझ ही नहीं पाता। मैं मूर्ति पूजक हूँ, भगवान में विश्वास करता हूँ, मंदिर भी जाता हूँ, तिलक भी लगाता हूँ, लेकिन इंसान हूँ। मतलब इस किसी से नफरत, मतलब हम हिंदू हैं और हम किसी से नफरत करें तो ये मुझे नहीं लगता कि ये संभव है। अगर हम हिंदू हैं, अगर हम इंसान हैं, तो हम नफरत नहीं कर सकते, किसी से घृणा नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी चाहे रामायण हो, महाभारत हो, वेद हो, पुराण हो, अपने हिंदुओं के जो ग्रंथ हैं, कहीं ऐसा तो नहीं लिखा गया है कि चलो किसी से नफरत कर लो। अगर रामायण को ले लिया जाए तो भगवान श्री राम ने रावण को बहुत समझाया, अंत में उनसे शिक्षा भी लेने गए, लक्ष्मण को भेजा कि जाके उनसे शिक्षा ले लो। तो नफरत वाली बात तो नहीं थी, वो तो एक युद्ध था जो हुआ, और वो भी एक वैचारिक युद्ध था, एक गलती का परिणाम था। महाभारत भी उसी पर है। महाभारत में भी ऐसा कुछ नहीं है हम किसी से नफरत करें, लड़ते रहे, लड़े। खैर मतलब मेरे कहने का अर्थ है कि हिंदू धर्म में ऐसा कहीं मुझे नहीं मिला है अभी तक। अगर मिला हो तो मुझे भी बताना, मैं भी नफरत करूंगा। मैं किसी से नफरत नहीं करता, चाहे वो, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो जिन्हें आप आज मुसलमान कहते हैं वो तो हमारे भाई हैं, अपने भाई हैं। मैं उन्हें अपना भाई ही मानता हूं। आप क्या मानते हैं, आपकी मर्जी। नफरत नहीं कर सकता। आप मानो या ना मानो, उन्हें भाई मानो या ना मानो, लेकिन नफरत नहीं कर सकता। क्या कहते हैं, मतलब हमारे धर्म में अगर हम हिंदू हैं और हम खुद को हिंदू मानते हैं, तो हमारे धर्म में लिखा है कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तो पहली बात तो हम इंसानियत को धर्म मानते हैं और इंसान हैं और इंसानियत ही जानते हैं। नफरत के लिए कोई जगह खत्म नहीं होगी, खत्म हो गई। क्यों करते हैं लोग, वो उनकी बात है, वो करेंगे। लेकिन मैंने कहा कि अब ये थोड़ा हिंदुओं में ही समस्या हो सकती है, होगी, हो सकता है। आप उसका समाधान ढूंढिए कि आर्य समाज और कहीं ऐसा ना हो कि हिंदू आपस में ही टकरा जाए। वैसे भी मतलब जाति के नाम पर
SC ST BC DC पता नहीं क्या क्या ये लोग नाम रखते हैं, उसके जरिए लड़ाने की कोशिश करते हैं, माइनॉरिटी मेजॉरिटी पता नहीं क्या क्या, ये सारे षड्यंत्र इनके हैं। मैं तो इंसान मानता हूँ लोगों को। तो इसी तरह का ये भी एक षड्यंत्र, मतलब कहीं आगे चल करके ये समस्या ना बन जाए कि भाई आर्य समाजी कहेंगे मैं तो मंदिर नहीं जाऊँगा, मैं तो बजरंगबली का वो नारा नहीं लगवाऊंगा, मैं तो वो भोपू नहीं बजवाऊंगा, तो क्या होगा, मैं तो पूजा नहीं करूंगा, क्योंकि वो नहीं मानते उनकी किताब के अनुसार, उनके उसके अनुसार जो मैं समझ पाया हूं। हो सकता है मैं गलत समझ पाया हूं, तो सही समझने वाले समझा सकते हैं। अगली बात जो मैं आपसे कहूंगा वो आपने सुना होगा सोशल मीडिया में और गोदी मीडिया में तो बहुत चल रहा है कि शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि ममता बनर्जी गुंडागर्दी कर रही हैं। खैर, इस बात पे मैं हंस ही सकता हूं और कुछ नहीं बोल सकता। आज भारतीय बुलडोजर पार्टी के अलावा और नरेंद्र मोदी के अलावा कोई गुंडागर्दी कर सकता है? तो अगर ममता बनर्जी गुंडागर्दी कर रही हैं तो मैं तो समझूंगा ये अच्छी बात है। कोई तो है जो मोदी के सामने और क्या कहते हैं भारतीय बुलडोजर पार्टी के सामने गुंडागर्दी कर रहा है। डटा हो तो छोड़ दीजिए, सिर्फ डटा ही नहीं है बल्कि गुंडागर्दी कर रहा है, तो कोई तो है। तो इस बात की तो खुशी मनानी चाहिए कम से कम, और मैं तो खुशी हूं। मैं तो यही कहूंगा कि ठीक है, ममता बनर्जी जैसे लोग होने चाहिए जो कम से कम, जिनके लिए भारतीय जनता पार्टी यानी शुभेंदु अधिकारी जैसे हैं, अगर वो ये कहें कि ममता बनर्जी गुंडागर्दी कर रही हैं तो अच्छी बात है। क्योंकि आज गुंडागर्दी का जो लाइसेंस है वो तो भारतीय जनता पार्टी के पास, मैंने भारतीय बुलडोजर पार्टी के पास है। गुंडागर्दी तो एक ही पार्टी कर सकती है, भारतीय बुलडोजर पार्टी है। ममता बनर्जी कैसे गुंडागर्दी कर रही हैं? भारतीय बुलडोजर पार्टी या उससे जुड़े हुए लोग या उससे जुड़ी हुई पार्टियां, बस वही गुंडागर्दी कर सकते हैं, बाकी और कोई गुंडागर्दी नहीं कर सकता। अगर कर रहा है तो कहने का मतलब उसमें भी दम है। तो हमें मानना चाहिए कि मतलब ममता बनर्जी, शुभेंदु अधिकारी जी, आपके लिए साधुवाद। मतलब आपने ये जानकारी दी जिसे जानकर हमें खुशी हुई कि ममता बनर्जी गुंडागर्दी कर रही हैं आपके सामने, यानी भारतीय जनता पार्टी के सामने। बड़ी बात है। ये भी एक बात आपको आपके सामने रखी। एक और बात, गिरिराज सिंह कहते हैं कि कुछ लोगों में जिन्ना का DNA आ गया है। अच्छी बात कहते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के भारतीय बुलडोजर पार्टी के करीबी हैं। पता नहीं किस पार्टी से हैं, शायद भारतीय जनता पार्टी में ही है क्या? गिरिराज सिंह भारतीय जनता पार्टी के हैं, या तो अगर नहीं होंगे तो फिर वो नीतीश के लेफ्ट राइट होंगे, ऐसा ही कुछ होगा। एग्जैक्टली मुझे पता नहीं। गिरिराज सिंह भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तब भी, और अगर नीतीश के गैंग से हैं तब भी, दोनों स्थितियों में वो गुंडागर्दी का लाइसेंस उनके पास है, तो गुंडागर्दी कर सकते हैं। वो गुंडागर्दी करें। वो ये भी कह सकते हैं कि कुछ लोगों में जिन्ना का DNA आ गया है या रह गया है, ऐसा कह सकते हैं, कह रहे हैं। मतलब आप सोचिए, मैं तभी से सोच रहा हूं, मैं तभी से चिंतित हूं कि फिर वो अंग्रेजों के जो DNA था, जो 250 साल अंग्रेजों की गुलामी किए, तलवे चाटे और उनके गुलाम बन के रहे, और फिर मुगलों के भी गुलाम बन के रहे, उनके तलवे चाटे, उनके साथ मिलकर के अपने ही लोगों पर ज्यादतियाँ की, अंग्रेजों के साथ मिलकर अपने लोगों के ऊपर ज्यादतियाँ की, उनकी सरकार चलाने में मदद की। और ये तो इतिहास है। जो भी आए लुटेरे, फ्रांस, डच, पुर्तगाली, जो भी आए, सबने लूटा। उन सब का साथ देने वाले लोग और उनकी गुलामी स्वीकार करने वाले लोग, उनकी गुलामी में रहने वाले लोग, उनके DNA फिर कौन है? मैं नहीं कहूंगा कि ये क्या बोलते हैं, गिरिराज सिंह का DNA वही है, लेकिन अब ये गिरिराज सिंह को तय करना होगा कि वो जो हजारों साल की गुलामी भारत ने झेली, जिन लोगों ने,
दुर्भाग्य से वो हमारे पूर्वज थे और अपनी कायरता और बुजदिली, कायरता, पता नहीं क्या क्या के कारण गुलामी झेली। मारने को तो थप्पड़ से मार सकते थे, नहीं मारे, गुलामी झेली। तो उनका डीएनए कौन है, उनके डीएनए से कौन है? मैं नहीं कहूंगा गिरिराज सिंह है। गिरिराज सिंह बताएं कि उनका डीएनए कहां गया। अगर ये जिन्ना का डीएनए है कुछ लोग, तो बाकी अंग्रेजों के दल्ले जो थे, दलाल जो थे, उनका डीएनए कौन है वो भी बता दो, डिफाइन हो जाए। वैसे पूरा देश ही गुलाम रहा है। बहुत कम लोगों ने आवाज़ें उठाई, और कम से कम गिरिराज जैसे लोगों ने तो आवाज़ नहीं उठाई होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ये नेता हैं और धनाढ्य हैं तो डेफिनेटली ये गरीब किसान तो होंगे नहीं। तो किसान क्रांति किसने की थी? किसानों ने, गरीबों ने, मजदूरों ने, बेरोजगारों ने। उन्होंने ही क्रांति करके अंग्रेजों के गर्दन से काटकर अंग्रेजों को भागने पर मजबूर किया। भगत सिंह किसान थे। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, या भारत में जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं, सब के सब किसान और मजदूर थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह ऐतिहासिक तथ्य है। और सबके सब सर्वहारा में विश्वास रखते थे। यानी इनडायरेक्टली कहा जाए तो कम्युनिस्ट से प्रभावित थे, जिन्हें आप आज अछूत मानते हो। दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया में जिन्होंने भी पूंजीवाद से लड़ाई लड़ी, चाहे वो अंग्रेज हों, चाहे वो जॉर्ज हों, अमेरिका को कब्जा करके बैठे थे, चाहे वो दुनिया, पूरी दुनिया में जिन्होंने भी लड़ाई लड़ी, वो सब के सब एक सिद्धांत को मानने वाले थे। और वो था वही कम्युनिस्ट सिद्धांत, मजदूर सिद्धांत, सर्वहारा का सिद्धांत। और उन्होंने ही लड़ाइयां लड़ी। तो ये तो जानकारी थी, बता दिया। तो कहने का मतलब गिरिराज सिंह या जो आज सत्ता में बैठे हैं, राज कर रहे हैं, ऐसे लोग तो नहीं हो रहे हैं। ये डीएनए तो वही है, मुझे लगता है ऐसा। ये किसानों के तो नहीं हो सकते। अगर ये किसानों की औलाद होते, अगर ये किसानों के बीच से गए होते, अगर ये मजदूरों के औलाद होते, मजदूरों के डीएनए होते, तो हमारे किसान जो है 13 महीने यानी 1 साल से भी ऊपर दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे रहे, और फिर भी उन्हें धोखा देकर भेज दिया, धोखा देकर, चीट करके भेज दिया। और आज भी उनकी मांगें पूरी नहीं कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। तो ये जो है आज सत्ता में बैठे हैं, सत्ता चला रहे हैं, ये तो 100% श्योर, डेफिनेटली ये अंग्रेजों के डीएनए हैं, अंग्रेजों के दल्लों के डीएनए हैं, दलालों के डीएनए हैं, गुलामों के डीएनए हैं। ये तो तय है, ये तो साफ है, लगता है। अब अगर गिरिराज सिंह फिर से फिल्टर करके बताएं कि जिन्ना के डीएनए कौन कौन से हैं और बाकी जो बचे हैं, तो उनमें से अंग्रेजों के दलालों के डीएनए कौन कौन से हैं, और फिर क्रांतिकारियों के डीएनए कौन कौन से हैं। मेरे दोस्त, एक चीज की मैं घोषणा कर रहा हूं या गारंटी दे रहा हूं, या इतिहास का कोई भी वेत्ता हमसे लड़ सकता है या मैदान में आ सकता है, बहस कर सकता है, कि अगर अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी, जो 7.5 लाख क्रांतिकारी भारत की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, अगर उनका डीएनए कहीं है तो वो किसानों में है, वो मजदूरों में है, वो अडानी अंबानी में नहीं है, वो मोदी, राजनाथ सिंह, गिरिराज सिंह जैसे लोगों में नहीं है, अमित शाह और इस तरह के लोगों में नहीं है, शाह, पारेख, मेहता वगैरह वगैरह जो होते हैं ना, जिन्होंने बैंकों का सबसे बड़ा घोटाला, उनमें नहीं है। तो ये तो है ही, ये तो तय है।
खैर अब ये तो गिरिराज सिंह तय करेंगे, जब करेंगे बताएंगे तो फिर हम आपसे इसके बारे में भी बताएंगे कि वो उन्होंने और क्या बताया कि और कौन कौन से जिन्ना के तो डीएनए मिल गए, पता चल गया गिरिराज सिंह को, बाकी के वो अंग्रेजों के दलों के डीएनए कहाँ गए, तो जब गिरिराज सिंह बताएंगे तब हम आपको भी बता देंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। इसी तरह से मेरा मनोबल बढ़ाते रहिए, जुड़ते रहिए और इसे लोगों तक पहुंचाते रहिए। अगर आपको लगे कि मैं सही बोल रहा हूं, लगे कि गलत बोल रहा हूं, तो आप तो देख रहे हो इतना बड़ा देश है जहां क्या बोलते हैं, एक कहने के लिए 140 करोड़ का भारत हो गया है, लेकिन आज भी नंगा भूखा है, ना समझ है। शिक्षा की व्यवस्था देख ही रहे हो, जो पढ़ लिख रहे थे वो भी बंद हो गया। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। अगली मुलाकात फिर जल्द ही होगी। धन्यवाद।